नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जब से देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज एक दलित बना है, तब से न्याय की पहिया बुलेट ट्रेन में तब्दील हो गई है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई न्याय के लिए जाने जाते हैं और सबसे बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर अब कानूनी शिकंजा कसने जा रहा है। दोस्तों, ये पहली बार है और बड़ा ही लाजवाब है जब मोदी के मंत्री को कोर्ट में घसीटा जाएगा। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मुश्किलें जबरदस्त तरीके से बढ़ गई हैं क्योंकि कोर्ट ने सुनवाई के लिए हामी भर दी है। हम सभी को पता है कि मोदी और मोदी सरकार से जुड़े हुए लोगों पर न्यायपालिका शिकंजा नहीं कस पाती है। हम सभी को पता है कि अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण साहब ने कहा था कि यह सरकार ऐसी है कि न्यायपालिका चाह कर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत कार्रवाई नहीं कर सकती है। यह प्रशांत भूषण साहब ने कल ही कहा था कि न्यायपालिका में इतनी ताकत नहीं है कि वो सरकार को चैलेंज कर सके। लेकिन दोस्तों, जब से सीजीआई बने हैं जस्टिस बी.आर. गवई, तब से लगातार चाहे कितना भी बड़ा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन सीजीआई बी.आर. गवई एक्शन लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हम सभी को पता है कि राष्ट्रपति, जो कि सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, लेकिन राष्ट्रपति को लेकर भी जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि आपके पास भी पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं है, आप मनमानी नहीं कर सकती हैं, 3 महीने के अंदर विधेयक पर फैसला लेना होगा। आपके पास पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं है, आप मनमानी नहीं कर सकती हैं। अगर किसी के पास पूर्ण वीटो का अधिकार है तो वो है संविधान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कहा कि संसद ही सुप्रीम है। सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि संसद नहीं बल्कि संविधान सुप्रीम है और संविधान के दायरे में ही न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद को काम करना पड़ेगा। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर अभी जब चुनावी बॉन्ड को लेकर घमासान चल रहा था, तभी बेंगलुरु की एक अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया था। हम सभी ने देखा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा भी जा चुका था, लेकिन तब सीजीआई थे संजीव खन्ना साहब। संजीव खन्ना साहब के रहते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बच गई थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के इस फैसले को खारिज कर दिया था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बच गई थी। आरोप क्या लगा था? आरोप यह लगा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय का कामकाज छोड़कर मोदी के लिए चंदा वसूल रही हैं। ईडी सीबीआई की धौंस दिखा करके बड़ी बड़ी कंपनियों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चंदा वसूल रही हैं, यानी कि वसूली ताई नाम तक दे दिया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। और दोस्तों, तब बच गई थी। देखिए, खबर भी आई है एनडीटीवी इंडिया की, लिखा भी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम मामले में एफआईआर दर्ज। लिखा है बीजेपी इसे सियासी नाटक करार दे रही है, लेकिन जबरन वसूली के आरोपों पर निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस शिकायत में कई अन्य नेताओं के नाम भी शामिल हैं। बीजेपी के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल थे, लेकिन मेन नाम था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। चुनावी बॉन्ड के जरिए वसूली करने का आरोप लगाया गया था और बेंगलुरु कोर्ट ने पाया कि हां, वित्त मंत्री इसमें संलिप्त हैं। इसीलिए बेंगलुरु की एक निचली अदालत ने एफआईआर का आदेश भी दे दिया था, लेकिन बाद में एफआईआर रद्द करा दी गई। लेकिन दोस्तों, अब यह खबर सामने आ रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोक दिया गया है। जरा गौर फरमाइएगा, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है। लिखा भी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ किसने कर दिया मानहानि का केस, सुनवाई की तारीख भी तय। अब दोस्तों, यहां पर देखिए न्याय का पहिया बुलेट ट्रेन में कैसे तब्दील हुआ, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अब कार्रवाई भी होगी, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत मुकदमा भी चलेगा, क्योंकि अब न्याय का पहिया बुलेट ट्रेन में तब्दील हो गया है। क्योंकि अब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का सच्चा सिपाही देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज है और वो न्याय करना जानता है, वो इंसाफ करना जानता है। अब दोस्तों देखिए, लिखा है कि सुनवाई की तारीख भी तय कर दी गई है। देखिए, लिखा है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मानहानि के मामले में अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी की तरफ से यह केस
दर्ज कराया गया है। देखिए साफ साफ लिखा है, दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी लिप्का मित्रा की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि शिकायत की सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की गई है। लिप्का मित्रा ने सीतारमण पर आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री ने सोमनाथ भारती से उनके यानी लिप्का के वैवाहिक विवाद को लेकर बयान दिए थे। देखिए यहां पर लिखा भी है, सीतारमण के वकील के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी गई। अब दोस्तों यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के वकील ने तारीख मांग ली कि अभी हम सुनवाई नहीं करना चाहते हैं, अभी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए मिलोड से टाइम मांग लिया है सीतारमण के वकील ने। देखिए लिखा है, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने सीतारमण के वकील के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी। जस्टिस ने मित्रा के वकील को शिकायत की एक प्रति विपक्षी पक्ष को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। जस्टिस ने कहा कि आरोपी पक्ष द्वारा वकालतनामा यानी वकील की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है। 26 जून को होगी सुनवाई। देखिए साफ साफ लिखा है, जस्टिस ने यह भी कहा कि हालांकि समन विधिवत तामील हो गया है और इसकी पावती मिल गई है। आरोपी पक्ष ने शिकायत की कि एक प्रति मांगी है। शिकायतकर्ता पक्ष कथित अपमानजनक सामग्री साक्षात्कार के लिंक के साथ इसके सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने के लिए सहमत है। उन्होंने कहा कि मामले पर विचार करने के लिए 26 जून 2025 की तारीख तय की जाए। वित्त मंत्री पर क्या आरोप लगाए गए हैं वो भी देख लीजिए। लिखा है, सीतारमण पर 17 मई 2024 को एक प्रेस वार्ता में भारती की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और आम चुनाव में उनकी जीत की संभावनाओं को कमजोर करने के इरादे से अपमानजनक, झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान देने का आरोप लगाया गया है। तो दोस्तों ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर, जिसको लेकर के सोमनाथ भारती की पत्नी ने यह आपराधिक मानहानि का केस ठोका है और इस केस के तहत बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब देखते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या करती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के वकील क्या मंत्री साहिबा को बचा पाएंगे? लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी और गर्व की बात यह है कि कम से कम सरकार से जुड़े लोगों पर न्यायपालिका सुनवाई तो कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह, अभी तक कई मामले जाते थे, लौट कर आते थे, खबर तक सामने नहीं आती थी। लेकिन दोस्तों अब जिस तरीके से यहां पर हमारे देश की न्यायपालिका काम कर रही है, यह साफ झलक रहा है कि देश में संविधान का राज स्थापित हो रहा है। अगर संविधान का राज स्थापित होता तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संसद को सुप्रीम न बताते, लेकिन अब धीरे धीरे करके संविधान का पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।